डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे अपनी बात ख़त्म की थी वहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने रेवेन्यू सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल स्टडी स्टार्ट की थी और हम गुप्ता पीरियड तक इस पे काम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए ने एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ कर दिया है। 16 और 17 सितंबर को हो सकता है हिस्ट्री का एग्ज़ाम। साथ ही यूपीएससी का एग्ज़ाम भी अक्टूबर में है। तो मैंने सोचा कि आपको इससे थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए इसी टॉपिक पे, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट कम से कम आपका क्लियर हो जाए। ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है आपके लिए और मैं ज़्यादा टाइम ना लूँगा आपका। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम के हॉरिजॉन्टली जो जो इसका जो ग्रोथ हुआ या जो चेंजेस आए, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा उन्हीं बात को याद रखा जाता है जो चेंजेस होती हैं। जो सेम थिंग हो, कंटिन्यू हो, उनको इतना इतना तवज्जो नहीं दिया गया। हिस्ट्री इज़ द बेसिकली स्टडी ऑफ द चेंजेस। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने पिछले में जब लेक्चर में जब गुप्ता पीरियड पे स्टॉप किया था, तो वहाँ से आगे जब चलेंगे हमने देखा वहाँ पे कि प्रिंसिपल्स क्या थे, किस तरह के प्रिंसिपल्स जो थे यूज किए जाते थे। तो उन प्रिंसिपल्स का काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलोअप रहा। और जब 13th सेंचुरी में एक तरह से सल्तनत जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो गया, मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो गया, तो काफ़ी चेंजेस आए। क्योंकि सल्तनत में जो जो उनके जो स्टैंडर्ड थे, जो उनके टेक्निक्स थे, वो कहीं ना कहीं ईरानियन जो पर्शियन जो कॉन्सेप्ट है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड थे या टोटली बिल्कुल वहाँ से कॉपीड थे। तो उसके पहले का जो पूरा टाइम पीरियड है, ये 500 सालों का, उसमें आप देखेंगे कि मोर और लेस इट वाज द बेस्ड ऑन द फिलोसफीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अर्ली इंडिया। सो जो संस्कृत लिटरेचर में जो प्रिंसिपल्स हमने पिछले लेक्चर में बात की, वो जो कामंदक नीतिसार में है या और भी दो तीन हमने डिस्कस किए वहाँ पे, तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। अर्ली मेडाइवल में थोड़े बहुत चेंजेस दिखे गए। एक तो चेंज ये हुआ नॉर्थ इंडिया में, अगर आप बात करें तो नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ कि उस समय टैक्सेशन काफ़ी हाई हो गया। इसका रीज़न क्या था कि जो किंगडम्स थे वो काफ़ी स्मॉल हो गए और से उनका फ्रेगमेंटेशन हो गया, वो बट गए, टूट गए। तो और उनके बीच फ्रंटियर्स को लेकर रेगुलर फाइटिंग रहती थी, वो खुद में लड़ते रहते थे। तो इसकी वजह से उनका जो एक्सपेंडिचर था वो हाई था। और साथ ही साथ क्या हुआ कि अपने आप को एक सुपीरियर स्टेट इस्टेब्लिश करने के चक्कर में जो रॉयल हाउस होल्ड का खर्च था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसकी मार जो है वो जनता पे पड़ती थी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे है, और ये एक सर्कुलेशन है पूरा का पूरा। जब जब कोई स्टेट बहुत ज़्यादा लो टैक्स रखता है फिर भी नुकसान होता है उसे, या कभी हायर टैक्सेशन करे तो भी लोगों के बीच में एक अनसेटिस्फैक्शन हो जाता है, डिससेटिस्फैक्ट्री जब अप्रोच आता है सोसाइटी में, तो वो राजा के विरोध ही आवाज़ें बुलंद होती हैं। वहीं अगर हम साउदर्न रीजन को देखें तो चोला जो सेकंड लाइन है जिनका इस्टेब्लिश हो चुका है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पहले के जो टेक्निक्स थे उन्हीं को फॉलो किए। बट फिर भी इनके बीच जो सबसे बड़ी बात देखी गई कि ये कन्वेंशनल वर्सेस सेगमेंट्री अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन देखा गया हमें। जो कलेक्शन सिस्टम था उसको काफ़ी डिसेंट्रलाइज किया गया। इसके पहले आप देखें कि ये किंग और उनके जो जो फीफ्स हैं, जो जो सामंत हैं, उनके बीच के में ये लिमिटेड था। बट इसको क्या किया कि टेन्योर ज़मीन को टेन्योर के हिसाब से दिया गया कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लोगों को, और उसके हिसाब से टैक्सेशंस किए गए। एक यहाँ पे ये टर्म आप इसको याद रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पूर्वावुवरा वरीतिनाइक कलम। कलम टर्म तो पहले भी यूज होता था, इरई यूज होता था, कड़ई यूज होता था, तो वो टर्म्स भी इस समय रहे उस यूज में। साथ में ये एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है लैंड रेवेन्यू के लिए जिसका ये नाम है। तो आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इसको जरा आप फर्दर इस पर सर्च करें, इसके लिए अंडरलाइन किया गया है इसे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, हमने बात की, ये चोला सिस्टम में देखने को मिलता है। दे ट्राई टू चेंज द conventional approach that was followed by the earlier kingdoms to the segmentary approach. Like they tried to depute some small officials to collect the taxes in the regional area like or rural areas. एज वेल एज इन द काकतीय डायनेस्टी, जो काकतीय वंश जो वारंगल से रूल कर रहे थे, उनके टाइम में एक बहुत बड़ा जो नया चेंज देखा जाता है कि उन्होंने ज़मीन को वेट लैंड और ड्राई लैंड के रूप में डिवाइड किया। हालांकि इस तरह के डिवीजन पहले भी थे, लेकिन उन्होंने इसका डिवीजन किया लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। जो टैक्स सिस्टम था उसको उसके लिए इन्होंने यूज़ किया नीरूनेला, दैट वाज द वेट लैंड, एंड द वेली वोलम, दैट वाज द ड्राई लैंड। और आप देखिए यहाँ पे कि जो वेट लैंड है उस पर टैक्सेशन 12.5% है, जबकि जो ड्राई लैंड है उस पर 25% है। डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राई लैंड पे स्टेट को इरिगेशन के लिए खर्च करना पड़ता था, तो वो टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो वेट लैंड है वहाँ पे टैक्सेस कम है क्योंकि इरिगेशन पे खर्च नहीं होता। साथ ही साथ जो गार्डन है वो भी एक टाइप ऑफ
आप देखिए कि टैक्स के लिए अलग से गार्डन टोटा भूमि कहते थे, वो यूज होता था काकतीय डायनेस्टी में। सो हेयर वंस अगेन आई एम मेंशनिंग दैट द हिस्ट्री रीड्स ओनली दोज थिंग दैट चेंजेस, जिसकी वजह से कुछ बदलाव आता है उसी को हम मेंशन करते हैं। इतिहास में सब कुछ जानने का कोई अर्थ नहीं है। इतिहास वही है जिसने कुछ बदलाव, वो बदलाव अच्छे की तरफ भी हो सकता है या बुरे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन जब भी चेंज होगा तो उसको याद रखते हैं और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड में जो प्रिंसिपल्स थे, जो पॉलिसीज थे, वो मोर और लेस गुप्ता और हर्षवर्धन के ही एक तरह से आप कहेंगे शैडो थे, लेकिन थोड़े बहुत जो चेंजेस हो रही थी उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया। इसके साथ हम चलते हैं, अब बढ़ते हैं जब कि सल्तनत पीरियड इस्टेब्लिश हो जाएगा 1206 में, तो वो किस तरह की पॉलिसीज लेके आएंगे और किस तरह से रूल करेंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो 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 इस्लाम है, इस्लाम में 4 तरह के टैक्स की बात की गई है। 4 जो है वो 2 सब ग्रुप हैं। एक तो है रिलीजियस टैक्सेस, दूसरा है सेकुलर टैक्सेस। रिलीजियस टैक्सेस में आता है जजिया और ज़कात, ठीक है। जो जजिया और ज़कात है, ज़कात जो होता था वो मुस्लिम्स पे लगाया जाता था और ये 2.5% था, जो 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 एक तरह से दान के रूप में आप कह सकते हैं कि था। और एक ऑफिसर होता था सद्र, जो कि इसको कलेक्ट करता था। साथ ही जिजिया जो था वो जिम्मीज, आप समझिए कि कौन होते थे। जिम्मीज वो होते थे जो प्रोटेक्टेड पर्सन होते थे, लाइक इन द किंगडम ऑफ मुस्लिम्स, इस्लामिक किंगडम। जब कोई नॉन इस्लामिक होता था वहाँ पे तो उसको कहा जाता था कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए आप हमें कुछ टैक्स दें। तो जिजिया इस तरह का टैक्स था। ये बार बार इंडिया में आप देखेंगे कि ये लगाया गया, हटाया गया। इसका बहुत ही अलग से, और इसका काफ़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ भी, आइडेंटिफिकेशंस भी हैं इसके। तो इसको कई दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जिम्मीज का जो लिटरल मीनिंग है वो होता था प्रोटेक्टेड पर्सन, और इम्बिसिल, माइनर्स, मॉन्क्स, प्रीस्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। जो पर्सन देने में सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से दिवालिया है, या जो छोटा बच्चा है, या जो प्रिस्ट है, कोई मठ में रहता है, जो जिसकी कोई संपत्ति नहीं है, तो उनको ये देना नहीं पड़ता था। हाँ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने चूंकि वो शरीयत को मानता था, तो उसने क्या किया कि बाकी सारे टैक्स खत्म करके इसी 4 टैक्स को लगाया और उसने इन सब लोगों पे टैक्स लगा दिया था। तो ये एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने इस तरह का स्टेप लिया था, जो कि बहुत ही एक हार्ड स्टेप था और काफ़ी उसको इस पर उसकी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। फिर उसे बाद में अपने फैसले वापस लेने पड़े थे। आप देखते हैं कि 14th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ चेंजेस। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। तो ये उसका एक पार्ट है। आपको याद रखना चाहिए कि 14th सेंचुरी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, जिस तरह से फिलोसॉफिकल लेवल पे इंडिया में 16th सेंचुरी BC में जो जब बुद्ध पीरियड है उस टाइम जो चेंजेस होते हैं, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में 14th सेंचुरी जो है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हो रहा है और आपका मोहम्मद बिन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है। इन्होंने जो चेंज किया है उस टाइम में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी बदलाव, इसमें एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो सेकुलर टैक्सेस 2 तरह के थे, खराज और खम्स। खराज होते थे जो खलीसा लैंड वो होता था जो कि राजा के कब्जे में होता था। राजा इन द सेंस कि सुल्तान, इन दैट टाइम पीरियड दैट वाज कॉल्ड द सुल्तान, जो कि जो खलीफा के अंदर में आता है। तो खलीसा लैंड होता था जो क्राउन के अंदर में होता था, और उस पर 1/3 टैक्स लिया जाता था। ये भी जो टैक्स था ये बेसिकली जिम्मीज से, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनसे ही लिया जाता था। लेकिन हुआ क्या है इंडिया में कि जब ये टैक्स लिया जाने लगा नॉन मुस्लिम्स से ओनली, और मुस्लिम से ये टैक्स नहीं लिया जाता था, धीरे धीरे इंडिया में जबकि बहुत ज़्यादा प्रोसेलिटाइजेशन हुआ, धर्मांतरण हुआ, तो सारे जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि नॉन मुस्लिम्स की आबादी बहुत कम हो गई, और जब आबादी कम हो गई तो टैक्स देने वालों की भी आबादी कम हो गई, और टैक्स पे जीने वालों की आबादी बढ़ गई। तो बाद में इस टैक्स को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से मुस्लिम्स पे भी लगा दिया गया, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्यों खराज को क्यों मुस्लिम्स पे लगाया गया। इसलिए लगाया गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल कन्वर्टेड टू द इस्लाम, सो द पॉपुलेशन ऑफ द नॉन मुस्लिम्स वर वेरी लेस, so they were the total collection, the total revenue was not enough to survive for the sultanate, the sultan. So उन्होंने क्या किया कि इसको मुसलमानों पे भी लगा दिया। इसके साथ एक और टैक्स था खम्स। ये 4 जो टैक्स हैं ये लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर में अवेलेबल है, उसके हिसाब से है। जो प्रैक्टिस में टैक्स आए वो धीरे धीरे और सारे भी टैक्स आए। खम्स जो होता था वो 20% शेयर इन वॉर बूटी, जब कोई भी लूट होता था कहीं भी, क्योंकि ये एक वहाँ उसमें ट्रेडिशन था कि किसी और स्टेट को लूटना, अपने फ्रंटियर्स को उन पे उनको इंगेज रखना और दूसरे फ्रंटियर पे कब्जा कर लेना। तो इस तरह का खेल चलता रहता था। तो बूटी, माइंस, ट्रेजर और ट्रॉप्स से भी अगर कुछ तरह का मिलता है तो 20%
जो है वो किंग का होगा, और 4/5 बाकी जो 80% है वो उन लोगों के बीच बांट दिया जाएगा जिनसे वो जिनके माध्यम से वो गेन हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से 80% राजा अपने पास रखता था और 20% में लोगों को बांट देता था। एक फिरोज शाह तुगलक ही ऐसा हुआ, क्योंकि वो शरीयत को एकदम हार्शली मानता था, उसमें कोई समझौता नहीं करता था वो, तो उसने क्या किया कि 20% ही अपना हिस्सा लिया और 80% लोगों में बांट दिया। और जब आप फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड देखते हैं तो उसको आप ब्लैक डेथ पीरियड जो है, बिबोनिक प्लेग है, उससे हटा के कभी ना देखिए, क्योंकि उसका पीरियड था उस समय में दुनिया में बहुत ज़्यादा, जो आज की जो मुश्किलें हैं ऐसी ही मुश्किलें उस समय फैली थी, और उसके हिसाब से वो स्टेप्स ले रहा था। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और लोगों के बीच में एक असंवेदनशीलता आ गई थी, तो उसके जो समस्याएं थी वो अलग किस्म की थी। तो आप इसको देख सकते हैं इस दृष्टिकोण से, इसके बिना अगर देखेंगे तो आप समझने में चूक कर जाएंगे जो जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें एक और टाइप ऑफ लैंड है जो जिससे कि टैक्स कलेक्शन उस्र उस टर्म को कहते हैं। तो ये सैलरी के लिए लैंड दिया जाता था। तो जैसे जागीर मिलने जागीर वतन होता था, या जागीर जो मुगल पीरियड में दिया जाता था। दो तरह के जागीर होते थे, जागीर वेतन और वतन। तो इस तरह से आप सेम उस्र था, उस्र जो था वो हार्वेस्ट पे 10% था, जहाँ पे कि इरिगेशन है, और जहाँ पे नॉन इरिगेटेड लैंड है वहाँ पे 5% था। इस तरह से कि अगर वहाँ पे इरिगेशन सरकार पहुँचा रही है तो आपसे टैक्स ज़्यादा लेगी, इरिगेशन नहीं पहुँचा रही है तो आपसे टैक्स कम लेगी। उस का कहीं कहीं मर्चेंटाइज टैक्स के नाम से भी आप जिक्र देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उस्र के टैक्स कौन कौन से थे, तो नन ऑफ दीज में आ जाता है कई बार। तो अगर 3 होंगे कि हार्वेस्टेड पे, जो 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 लैंड नॉन इरिगेटेड लैंड है वहाँ पे, या मर्चेंडाइज पे, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं नेट के एग्जाम में, तो आप इसका ख्याल रखेंगे। छोटे छोटे टर्म्स हैं। अलाउद्दीन प्रेफर्ड टैक्स इन काइंड इन दोआब। ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोआब का जो एरिया है यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बढ़िया था, और जो बेटर क्वालिटी ऑफ ग्रेन होता था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि बाकी जगह से तो कैश में टैक्स चाहता था, लेकिन दोआब से वो चाहता था कि काइंड में टैक्स मिले उसको। बाकी जगह से जो इसके अलावा एरिया थे वहाँ से वो कैश में टैक्स कलेक्ट करना चाहता था, जबकि दोआब से काइंड मीन्स ग्रेन ही चाहता था कि ग्रेन मिल जाए, ताकि वो ग्रेन को फिर आगे मार्केट में सेल कर सके, क्योंकि वहाँ की ग्रेन की क्वालिटी अच्छी होती थी। वजीर एक पोस्ट क्रिएट किया गया था, जो कि जो टैक्स कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है सरकार की, उसको फिर कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है उसका लेखा जोखा रखता था, हिसाब करता था, और उसको उस पर फैसले लेता था। बलाहार करके एक पोस्ट है जो पीजेंट को कहा जाता था उस टाइम में। तो आप ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। शर्ब एक टैक्स था जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। वहीं चराई और घराई टैक्स था जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, द ग्रेजिंग टैक्स एंड द हाउस टैक्स। ठीक है, ये आपको मैं चेंजेस बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो कंटिन्यू करती रही, लेकिन ये छोटी छोटी जो जैसे इरिगेशन टैक्स है, तो इस तरह से इरिगेशन टैक्स इतना व्यापक रूप में नहीं आया था। हालांकि इरिगेशन का काम गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया, ये आप जानते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उसको प्रोफेशनली उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो टैक्स कलेक्शन का एक रास्ता बन गया। पहले वो वेलफेयर का पार्ट था, तो अब ये प्रोफेशनल एक पार्ट बन गया सरकार का कि हमें ये करना है और इससे हमें पैसे मिलेंगे। तो एक बिजनेस हो गया उनका। तो ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, इस टाइम इस टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, इक्ता सिस्टम। क्योंकि देखिए, जब किंगडम बड़ा हो जाता है तो उसमें आपको छोटे छोटे डिसेंट्रलाइजेशन करने पड़ते हैं, ताकि वो आप उसमें आसानी से गवर्नेंस को इम्प्लीकेट कर सकें। ठीक है, तो ये मेथड जो था ये इसीलिए डेवलप हुआ था कि कलेक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ रेवेन्यू को किया जा सके इजीली। और दूसरी बात ये होती थी कि जैसे इक्ता किसी को दिया गया, दैट वाज द पर्सन हु वाज गिवन द पावर टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एनी सर्टेन रीजन। He was not basically awarded the rights of land, but the rights of collection of tax only. So he has he or they could control the reason for the judicial meanings and revenue meanings, as well as the person who collect the tax has to maintain an army. इन्हें एक आर्मी रखना पड़ता था अपने पास, और उसका फ़ायदा आप देखिए कैसे होता था कि जैसे लेट सपोज कि इल्तुतमिश के टाइम में अगर राजस्थान में रणथंभौर में अगर एक उसने इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पे इक्ता किसी को बनाया अपना, तो उसका इक्तादार कोई अगर हो गया वहाँ पे, तो अगर कल के डेट में उसको वहाँ पे कोई लड़ाई करनी है तो उसे दिल्ली से अपनी सेना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ही विल गो टू द रणथंभौर एंड ही जस्ट आस्क टू हिज इक्ता
एकता मुक्ति दैट टू ज्वाइन हिज द एक्सपीडिशन। सो इस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ था कि आप अलग अलग क्षेत्र में अपनी आर्मी बिठा के रखते हैं और वहाँ के लोगों को वहाँ की ज़मीन का पावर देते हैं और उस पर वो उससे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो उन आर्मी के बीच में बांट दिया जाता है एज ए सैलरी। इसमें राजा बस कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले एकता सिस्टम हमें जो देखने को मिलता है वो ईरान में बुयूद डायनेस्टी में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये सैलरी के लिए दिया गया था। और उसी का ये कॉपी है, मोहम्मद गुरीब के कहने पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको इंडिया में अप्लाई किया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने आपके साथ डिस्कस की वो यही थी कि इससे क्या होता था कि आर्मी भी डिसेंट्रलाइज था। अलग अलग आर्मी उसके ना स्टैंडिंग आर्मी होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जबकि एक अपना सेंट्रलाइज आर्मी स्टैब्लिश किया तो एकता सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसे बटे हुए एकता उसके आर्मी को कंट्रोल करे। उसने एक सेंट्रलाइज आर्मी इस्टेब्लिश की। उसके टाइम की समस्याएं भी अलग थी। उसके टाइम में मंगोलों ने हद कर रखी थी, बहुत सारे आक्रमण किए। तो आप इसको उस दृष्टिकोण से देखें कि क्यों किया उसने, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। तो तब आप इसको याद रख पाएंगे, ये आपके लिए आसानी होगा। बलबन ने क्या किया कि बलबन के टाइम बलबन परेशान था तुर्कानी चहलगानी से, जो 40 उसके ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाए थे, और खासकर परेशान था हेरिडिटरी सिस्टम से। जो वंशानुगत व्यवस्था डेवलप हो गई थी कि राजा अगर कोई जमींदार है, कोई इक्तेदार है तो उसका बेटा ही इक्तेदार बनेगा। तो इसको उसने काफ़ी चैलेंज किया और इसके लिए मुश्किल की। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिटरली the Ikta system was collapsed because he never wanted to distribute his power with someone or share that power with someone. So he centralized that power. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में फिर थोड़ा सा चेंज आया। तो आप इन चीज़ों को समझें। इट वॉज द रिवाइव्ड बाय द FST। द फिरोज शाह तुगलक मेड द असाइनमेंट्स हेरिडिटरी टू प्लीज द नॉबल्स। उसने जस्ट उल्टा किया जो अलाउद्दीन के टाइम में हो रहा था या बलबन के टाइम से जो स्टार्ट हुआ था। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि नॉट द लैंड राइट्स बट राइट टू कलेक्ट टैक्सेस वाज गिवन टू द मुक्तिज। वो होते थे जो एकता के जिनके नाम से जाता था, एकता जिनको दिया जाता था। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप देखते हैं कि सामंतवादी सिस्टम जो चला है गुप्त काल के आसपास से, कि जब लोगों को लैंड ग्रांट किए जाने लगे। ये वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। इसका नाम भी अलग है और ये सैलरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कि वो इक्तेदार आगे फिर लोगों को सैलरी दे रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। थोड़ा सा डीप में चलेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, एकता सिस्टम के 3 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज जो है ये 1206 to 90 है। इसमें क्या होता है कि एक तो ये स्टार्टिंग फेज होता है, इसको इस्टेब्लिशिंग फेज होता है, और इसमें ये रेवेन्यू एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में यूज होता है। यहाँ पे जो इक्तेदार होगा वो वहाँ के शासन व्यवस्था को भी देखेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि चूंकि वो शासन व्यवस्था देखने लगा तो एक नॉबल बन गया, एक वहाँ पे रॉयल बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें एक हेरिडिटरी सिस्टम आ गया और सारा वो ना प्राइमोजेनिचर आ गया और कंटिन्यू कर गया। उसमें जो एकता जिसको मिल गया ना उसके बेटे को फिर मिलेगा, फिर उसके बेटे को मिलेगा। बलबन ने इस चीज़ को चैलेंज किया और काफ़ी ब्रेक किया। अब देखिए सेकंड फेज अभी तक हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वंश के आधार पे उसको बाइफरकेट करते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कि 1290 to 1351 इसमें अलाउद्दीन खिलजी का वंश टाइम पीरियड भी आ रहा है और तुगलक का भी आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का 51 तक। तो यहाँ पे जब आप किसी पॉलिसी को लेके चलेंगे तो आप उस टाइमलाइन को कॉपी नहीं कर पाएंगे जो कि आप जब किसी डायनेस्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बाइफरकेट हो गया, 1290 to 1351 तक एक हो गया, जबकि इसमें दो डायनेस्टीज़ हैं। इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन देखने को मिले, सेंट्रलाइजेशन हुआ। पहले भी हमने डिस्कस किया कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता नहीं था शेयर करना और उसकी टाइम की समस्याएं अलग थी, और उसने आर्मी इस्टेब्लिश किया, एक स्टैंडिंग आर्मी खुद का बहुत बड़ा आर्मी उसने किया। पहले भी लोगों के पास होता था, लेकिन वो एक छोटा इन्होंने इसके पास कम लोग होते थे। बट अलाउद्दीन के टाइम में ये काफ़ी मैसिव हो गया। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एकता भी स्टार्ट किया गया। कहीं किसी एरिया में अगर कोई इक्तेदार से वो खुश नहीं है तो वो एकता का जो लैंड ग्रांट जो पावर है वो किसी और को दे देता था, नए इक्तेदार को। साथ ही यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ फवाजिल का। ये कैसे डेवलप हुआ देखिए, इक्तादार और मुक्तिज जो थे ना उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई। ठीक है, पहले फिक्स नहीं था, पहले था कि उनको एरिया दे दिया गया, वो उनके इनकम पे वो डिपेंड है, जितना इनकम करे उससे जितना वो मेंटेन, उनको एक फिक्स आर्मी रखनी पड़ती थी और इनकम बाकी जो हुआ उनके पास होता था। अब क्या हुआ कि उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई। तो अगर जो एरिया उनके पास है उसमें फिक्स सैलरी है और उनको एक अकाउंट मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई कि आप हर साल लिखेंगे कि आपने कितने लोगों से कितने टैक्स कलेक्ट किए। तो अब उसमें जो बैलेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, वो उनको आगे ट्रांसफ़र करना पड़ता था।
तो फवाजिल वो होता था जो कि इक्तादार की जो सैलरी है उससे और रेवेन्यू कलेक्शन जो उसने किया अपने इक्ता में, उसमें जो डिफरेंस है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन हमेशा ज़्यादा होता था, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फवाजिल सिस्टम डेवलप नहीं होता, क्योंकि फिर सेंटर को फ़ायदा नहीं होता। लेट सपोज कि इक्तेदार को की सैलरी ज़्यादा है और इक्ते ने कलेक्शन कम किया रेवेन्यू, तो फिर सेंटर को देना पड़ता, तो फिर ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता। लेकिन इसमें एट लास्ट द बेनिफिट वॉज गोइंग टू द रूलर, द हेड। सो इस वजह से ये सर्वाइव करता रहा। इसको ज़रा थोड़े आराम से समझिएगा, फवाजिल का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, ज़रूर समझ में आएगा। फिर थर्ड फेज स्टार्ट होता है। ये जो फेज है ये फिरोज शाह तुगलक से स्टार्ट होता है, और इस फेज में क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन की बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि लिबरल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज किया गया कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में समस्याएं दूसरी थी, और उसने देखा कि ये चल नहीं पा रहा है इस तरह से, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑथोरिटेरियन अप्रोच अपनाया था। तो उसने क्या किया कि उनके फैसले को रिवर्स कर दिया, और ये एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट की ओर लेके गया। अस्थाई बंदोबस्ती की बातें हुई इसमें कि एक खास एरिया, कुछ खास मुक्तीज को दे दिए गए, और उनसे एक फिक्स अमाउंट की अपेक्षा की गई, उम्मीद की गई। तो अब क्या हुआ कि मोनोपोली हो गया मुक्तीज का अपने इक्ता पे, अपने एरिया पे, और वहाँ पे इस टाइम के साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ गई, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ गई, क्योंकि उनको एक फिक्स सैलरी देना होता था और बीच में वो ना ज़्यादा उनसे लेते थे, तो फिर खींचतान उनके बीच हो गई, और बाद में ये समस्या बढ़ती गई। इक्ता सिस्टम को जब हम बात करेंगे तो ये जब मुगल पीरियड में आएंगे तो ये जागीरदारी सिस्टम आप देखते हैं वो उसके काफ़ी करीब है, और मनसबदारी सिस्टम भी कुछ कुछ वैसा ही है। देखिए, मनसबदारी और जागीरदारी वैसे तो हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मनसबदारी था जिसमें कि मिलिट्री, एक जो इक्ता में भी वो सिस्टम है कि मिलिट्री एकदम मस्ट है, लेकिन जागीरदारी सिस्टम में रेवेन्यू मस्ट नहीं है। सो ऑल द जागीरदार्स वर बेसिकली मनसबदार, बट ऑल मनसबदार वर नॉट द जागीरदार। जितने जागीरदार थे वो मनसबदार थे, क्योंकि जागीरदारों को आर्मी रखनी पड़ती थी, और उसके बदले में उनको ज़मीन मिला हुआ है। जागीरदार वही है जिनको जागीर मिला हुआ है, जागीर जो जैसे इक्ता मिला हुआ है तो जागीर मिला हुआ है, सेम थिंग है। लेकिन जब मनसबदार हैं, मनसबदार को मनसब रखने के लिए, मनसब मीन्स की आर्मी मिलिट्री रखने के लिए लैंड मिले कंपलसरी नहीं था, उनको उसके बदले में कैश में भी पेमेंट मिलता था। सो जागीरदार जितने भी हुए उनके पास आर्मी होती थी, सो दे वर द मनसबदार ऑटोमेटिकली, बट ऑल मनसबदार वर नॉट द जागीरदार्स। सो यहाँ पे जरा सा रुक के आप इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है। फिर हम इस पे आगे अगले लेक्चर में फिर से बात करेंगे जब हम आएंगे मुगल पीरियड पे। इस लेक्चर में मैं इसको फिर से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से इनजस्टिस हो जाता इस टॉपिक के साथ। ये काफ़ी ब्रॉड आइडिया है और काफ़ी इसमें चेंजेस होते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि जो रेवेन्यू का सिस्टम रहा, जो प्रॉब्लम्स रहीं वो बदलती रहीं। तो फिर भी मैंने इसको काफ़ी कंपाइल करने की कोशिश की है। छोटा सा इसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ आपके साथ। विजयनगर किंगडम और सूर डायनेस्टी, छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं। विजयनगर जब आप देखते हैं कि जो सल्तनत पीरियड जब अपने वीक आएगा उसमें, तो विजयनगर काफ़ी ग्रो करेगा, बहमनी किंगडम बहुत ग्रो करेगा। तो चूंकि बहमनी किंगडम इस्लामिक किंगडम था, रूलर थे वो, तो वो काफ़ी कुछ बिल्कुल वैसा ही चलता रहा जैसे कि दिल्ली से चल रहा था। लेकिन विजयनगर किंगडम जो है, इन्होंने जो इंडियन एंशिएंट प्रिंसिपल्स थे उनको ज़्यादा फोकस किया। हालांकि इनके रेट बहुत हाई थे, इन्होंने 50% तक टैक्स कलेक्ट किए हैं, ये अपने आप में एक अलग है। और इन्होंने बहुत तरह के अजीब तरह के टैक्स कलेक्ट किए हैं, आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो इनके टाइम में इस तरह के टैक्सेस कलेक्ट हुआ। लेकिन इनका एक जो वो प्लस पॉइंट रहा वो था कि इन्होंने लैंड एंड क्रॉप के बीच में एक असेसमेंट जो जब ये करते थे तो उसके बीच में एक इन्होंने सिनर्जी डेवलप करने की कोशिश की कि लैंड किस तरह का है, उसमें किस तरह के क्रॉप हो सकते हैं, और फिर उसका प्रोडक्शन कितना हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन्होंने आइडिया डेवलप किया। इनको पोर्ट पे कस्टम टैक्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है। इन्होंने इवन प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स लगाया था। तो ये सारी बातें है विजयनगर किंगडम के बारे में, जो इसको बाकी किंगडम से रेवेन्यू सिस्टम के मामले में अलग करती है। सो साथ में सुर डायनेस्टी, आपको पता है कि जब हुमायूं के टाइम के से लेके फिर अकबर के टाइम के पीरियड में कुछ दिनों तक शेरशाह सूरी और उनके बाद के जो सक्सेसर थे उन्होंने रूल किया, तो उनके टाइम में एक पट्टा और कबूलियत सिस्टम डेवलप हुआ। ये सारे आपको याद रखने हैं, पट्टा और कबूलियत। पट्टा होता था कि एक लैंड ग्रांट है, ये कुछ नहीं है, बस नाम बदल गया, इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया क्योंकि किंगडम चेंज हो गया। तो उन्होंने अपने कुनूत इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने नए शब्द इस्तेमाल किए।
और पट्टा के बदले कबूलियत। जब पट्टा राजा पट्टा देगा, जो किंग है, तो कबूलियत जो जिसको मिलेगा वो कबूल करेगा। तो एक एक टू वे सिस्टम हो गया। अभी तक ये एक एक मोनो मोनो राइट मोनोलॉग था कि एक ऊपर से ग्रांट मिलता था और जो 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 सामंत है या जो जो इक्तेदार है या जो जागीरदार है वो कुछ लिख के नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे कबूलियत होने लगी। वो लिख के देता था कि मैं इतनी आर्मी रखूँगा और इस तरह से मैं आपकी सहायता करूँगा। यहाँ पे जो लैंड है उसके तीन वैरायटी देखने को मिलते हैं। तीन तरह के लैंड के उनके इल्ड के प्रोडक्शन के आधार पर उनको ना गुड बैड और मिडलिंग के रूप में तीन, अच्छा, ठीक ठाक और बुरा, इसके रूप में डिवाइड किया गया। और जो टैक्सेशन सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। हुआ क्या कि अगर एक पर्सन के पास तीनों तरह के लैंड है तो तीनों तरह के लैंड का से जो प्रोडक्शन है ना उनको काउंट करेंगे और फिर उनका एवरेज निकालेंगे। लेट सपोज कि 1 एकड़ अच्छी ज़मीन है, 2 एकड़ एवरेज ज़मीन है, 3 एकड़ बुरी ज़मीन है, तो कितना कितना इनकम हुआ, वो कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, सॉरी, और उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे कि कितना हुआ फॉर 1 एकड़, और उसका 1/3 जो होगा, तो यानी कि अच्छे लैंड से जो आपको उपज हुई उससे कम और जो सबसे बुरे लैंड से उपज हुई उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके बीच कहीं एवरेज जो आया उसका 1/3 लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आइडिया हो गया। विजयनगर में भी एक कॉम्प्लेक्स आइडिया डेवलप हुआ और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स आइडिया। हम वही सब कुछ पढ़ रहे हैं जो कि बदलाव थे, जो अलग थे, जो नया था। जो बेसिक है वो आपने बुक्स में पढ़ा ही होगा। सो माई वर्क इज़ टू सप्लीमेंट यू, माई वर्क इज़ टू हेल्प यू इन अ मैनर दैट कुड असिस्ट यू टू परफॉर्म बेटर। बाकी आपने अपनी हिस्ट्री जो पढ़ी है वो छोड़ना नहीं है, वो आप पढ़ करते रहें, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको लीप देगा, थोड़ा सा एज देगा आपको, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू करें। हाँ, एक और बात, सुर डायनेस्टी के टाइम में फेमाइन रिलीफ फंड एक इस्टेब्लिश किया गया। ये फेमाइन जो भूखमरी है, जो भूखमरी फैला वहाँ पे, तो उसने एक रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया और 2.5 शेयर्स पर बीघा, इतना टैक्स जो शेर आज कहते हैं, तो ढाई शेर पर बीघा के रूप में सेस जो टैक्स के ऊपर लगता है वो होता है, वो लिया गया। क्योंकि भूखमरी फैली थी तो इसलिए एक मजबूरी था उस टाइम का। तो ये एक बात आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है कि कितना था ये और क्यों लिया गया था सुर डायनेस्टी के टाइम में। चलिए, इसके साथ हम इस लेक्चर को आज यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पे लैंडमार्क था, यहाँ पे रुक सकते थे। अगर हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो हम रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुगल, मराठा और ब्रिटिश, ये तीनों एक साथ हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। अगर हम इसमें ख़त्म करने की कोशिश करते तो ये काफ़ी एक तरह से तो एक हौच-पौच भी हो जाता और सारा कुछ हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने अपना टाइम पीरियड एक लिमिट रखा हुआ है कि 30 मिनट वुड बी इनफ। सो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को पॉज करता हूँ। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आगे जो 3 बचे, मुगल, मराठा और ब्रिटिश जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जीएसटी तक लेके आने का, कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह से रेवेन्यू सिस्टम फिर वहाँ से चेंज हुआ। क्योंकि आज भी टैक्सेशन तो है ही, रेवेन्यू तो है ही, आज थोड़ा जीएसटी को लाके ईजी करने की कोशिश किया गया है, चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस को पढ़ना हमारा काम है, फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, इतिहास विषय के साथ। चलिए, हम मिलते हैं फिर जल्दी ही। नेक्स्ट लेक्चर 29 अगस्त को आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।